तो 11th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, नवबोध प्रकाशन की जो प्रश्नावली 2.2 था, वहां तक के सारे सवालों को हमने हल कर लिया था। आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम 2.3 के सवालों को बेसिक के साथ एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में समझने वाले हैं। बच्चों, जो आपका चैप्टर था 2.2 तक जो चला वह संबंध के ऊपर था। आज चैप्टर मोड़ लेगा 2.3 में, और अब आपको संबंध से क्या दिखाना होगा, फलन। संबंध से अब किस पे जाएगा चैप्टर जो है, वह फलन पर जाएगा। यानी कि टोटली हम यहां पर समझने वाले हैं फलन के बारे में। सबसे पहले फलन के संबंध में आपको बेसिक्स बताए जाएंगे। उन बेसिक्स को अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो सवालों में कुछ नहीं रखा, बस उसको अप्लाई करके आप सवाल को बहुत आसानी पूर्वक क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर हम जो बात करेंगे वह बात किस पर करेंगे, वह बात करेंगे फंक्शन पर, यानी कि फलन पर। अब बात करते हैं यहां फलन क्या होता है। संबंध आपने देखा कि अगर कोई समुच्चय ए है और कोई समुच्चय बी है, ए के अवयव अगर ए हैं, बी हैं, और बी के अवयव जो हैं एक है, दो है, तीन है, किसी प्रकार से अवयव एक दूसरे से अगर संबंधित हुआ तो वह ए से बी में एक रिलेशन यानी कि संबंध हो जाता है। लेकिन अगर हम फलन की बात करते हैं तो इस फलन में इसी संबंध को फलन अगर हम कहें तो फलन के लिए कुछ शर्तें हो जाती हैं, जिन शर्तों को पालन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर मैं यहां पर इस संबंध की बात करूं तो यहां पर ये जो आपका है ना, यह फलन नहीं है। क्यों नहीं है, अभी आपको बताएंगे। अगर मैं यहां पर इसी समीकरण को थोड़ा सा रीडिजाइन कर दूं, यानी कि ए बी इस प्रकार से इसको दर्शा दूं और बी को हम इस प्रकार से दर्शा दें, एक, दो और तीन, एक का संबंध एक से है, बी का संबंध दो से है, तो यहां पर अगर मैं इस चीज को कहूं कि क्या यह फलन है, तो जी बिल्कुल यह फलन हो जाएगा। अगर मैं कुछ बात इस प्रकार से लिखूं कि ए इस प्रकार से है, बी इस प्रकार से है, तो यहां पर अगर मैं इसको दर्शा दूं ए, बी और सी से, और इसको दर्शा दूं किससे, एक, दो और तीन से, और इसको मैं ये कहूं, तीन को हटा दूं, इसको मैं ये कहूं कि एक का संबंध ए से है, दो का संबंध बी से है, तो यहां पर अगर मैं इस चीज को फलन कहूं कि क्या यह फलन है, तो यह फलन बिल्कुल नहीं है। अगर मैं कुछ इस प्रकार से कहता हूं कि एक संबंध आपका ए है, एक समुच्चय ए है जिसमें ए अवयव है, बी अवयव है, सी अवयव है, एक समुच्चय बी है जिसमें केवल और केवल एक अवयव है, वन, और वन का संबंध ए के साथ है, वन का संबंध बी के साथ है, वन का संबंध सी के साथ है, और इसको कहूं क्या कि यह फलन है, तो जी बिल्कुल यह क्या है, एक फलन है। अगर मैं एक संबंध आपका एक समुच्चय ए ले लूं जिसमें ए है और बी है, एक समुच्चय आपका बी ले लूं जिसमें अवयव कितना है, एक है और दो है, अगर मैं कहूं कि एक का संबंध किससे है, एक के साथ है, और बी का भी संबंध एक के साथ है, अब बताइए कि क्या यह फलन है, क्या यह फलन है, तो जी बिल्कुल यह फलन है। तो यहां पर देख रहे हैं कि संबंध ए से बी में यह भी है, संबंध ए से बी में यह भी है, और संबंध ए से बी में यह भी है, संबंध ए से बी में यह भी है, और संबंध ए से बी में यह भी है। लेकिन इसमें से कुछ संबंध ऐसे हैं जो कि फलन है, और कुछ संबंध ऐसे हैं जो कि फलन नहीं है। कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशन इस संबंध के ऊपर लग गया होगा जो कि इस फलन को परिभाषित कर रहा होगा। कुछ कंडीशंस इस पर लग गया होगा जो कि फलन को क्या कर रहा होगा बच्चों, परिभाषित कर रहा होगा। तो उसी कंडीशन को फॉलो करते हैं और हम संबंध को क्या करते हैं बच्चों, संबंध को हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। संबंध को क्या करते हैं, यहां पर परिभाषित करते हैं। अब आइए उसी कंडीशन को हम आपके साथ क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और वहीं से निकल के आएगी फलन की परिभाषा। देखिए फलन की परिभाषा आपकी क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और इसी परिभाषा में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो अगर यहां पर मैं संबंध की परिभाषा आपको बताऊं तो यहां पर देखिए दो समुच्चय होगा, एक पहला समुच्चय है और एक कौन सा समुच्चय है, दूसरा समुच्चय है। तो यहां हम इसके परिभाषा में हम ये लिख सकते हैं, परिभाषा में ये लिख सकते हैं कि समुच्चय यदि, यहां पे लिखेंगे कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एक एक
बात में, आपकी परिभाषा में एक एक बात इंपॉर्टेंट है, किसी भी बात को छोड़ना नहीं है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव अवयव प्रत्येक अवयव अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी नियम किसी नियम या निर्देश द्वारा नियम या निर्देश द्वारा समुच्चय बी के विशिष्ट समुच्चय बी के विशिष्ट यानी कि विशिष्ट या अद्वितीय अवयव के साथ क्या कर दिया जाए, अवयव के साथ संबंधित कर दिया जाए कर दिया जाए तो इसे दो चीज कहते हैं, या तो मैपिंग यानी कि प्रतिचित्रण, मैपिंग यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिचित्रण, या इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन यानी कि क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। परिभाषा को ध्यान से समझिएगा। यदि पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव को दूसरे समुच्चय के विशिष्ट या अद्वितीय अवयव के साथ क्या कर दिया जाए, संबंधित कर दिया जाए या संबद्ध कर दिया जाए, तो वह क्या कहलाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिचित्रण, या फिर हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, फलन कहते हैं। इसे हम प्रतिचित्रण या इसे हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। इसका मतलब हमें समझा दो सर। देखिए एक एक बात में रहस्य छिपा हुआ है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, यहां पे देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव इससे संबंधित नहीं था, इस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव इसके साथ संबंधित नहीं था, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। यहां पर देखिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव तो एक दूसरे के साथ संबंधित था, भाई इसके जितने भी अवयव हैं सभी अवयवों का कुछ ना कुछ संबंध है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि समुच्चय बी के विशिष्ट या अद्वितीय अवयव के साथ संबंध रखना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब कि ये जो ए है ना, यह इसका संबंध केवल और केवल एक के साथ होना चाहिए, अदरवाइज यह संबंध नहीं कहलाएगा। तो समुच्चय जो अवयव ए है, ए का संबंध एक के भी साथ है, बी के समुच्चय के, और ए का संबंध 3 के भी साथ है, इसलिए यह आपका फलन नहीं है। यहां पर क्या था कि ये नहीं बोला है कि बी के सभी प्रत्येक अवयव के साथ संबंध रखना चाहिए, ए के सभी अवयव के साथ संबंध रखता है, और ए का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब है, यानी कि केवल और केवल एक ही के साथ ये, यानी कि यह विशिष्ट, ये जो आपका लिखा है ना विशिष्ट या अद्वितीय, यानी कि समुच्चय ए का जो भी अवयव है ना अद्वितीय संबंध रखता हो, यानी कि दो का एक के साथ संबंध ना हो, तो तब वहां पर जाकर के क्या होगा, फलन होगा। इसकी बात करें तो यहां पर देखिए इसका भी ये अद्वितीय है, यानी केवल और केवल एक से ही संबंध रखता है, यानी कि ए का संबंध केवल और केवल किससे है, एक के ही साथ है। ऐसा नहीं है कि ए का संबंध किसी और के साथ है, एक के ही साथ है, बस इतना ध्यान रखिएगा। यानी दो बातें होनी चाहिए, एक तो सभी अवयव एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, और दूसरा सभी अवयव एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने के साथ किसी भी अवयव का डबल प्रतिबिंब उपस्थित ना हो। अगर प्रतिबिंब की बात करते हैं ना, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो ए का संबंध एक के साथ है ना, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ए का प्रतिबिंब कौन है, एक है, ए का प्रतिबिंब एक है। यानी कि अगर कोई अवयव इस प्रकार से संबंधित है कि ए का संबंध एक के साथ है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि A1 का क्या है, प्रतिबिंब है। 1 जो है ए का क्या है, प्रतिबिंब है। 1 जो है ए का प्रतिबिंब 1 है, या 1 ए का क्या है, प्रतिबिंब है। इसका उल्टा भी है। अगर जैसे देखिए, अगर बाप जो है, जैसे हमने एक संबंध आपको लिया था जिसमें हमने दर्शाया था कि एक तरफ पिता था, एक तरफ पुत्र था, तो संबंध इनके बीच में क्या है कि जो पिता है वह बालक का क्या है, बाप है, और जो बाप है वह इस बालक का क्या है, वह बालक इसका क्या है, बेटा है। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो 1 जो है ए का प्रतिबिंब है, तो 1 का ए क्या है, 1 का ए पूर्व प्रतिबिंब है। इस बात को आपको समझना चाहिए। यानी कि जो
ए है ना, ए का केवल एक ही प्रतिबिंब है। अगर दो प्रतिबिंब उपस्थित हो जाएंगे, जैसे कि यहां है, ए का प्रतिबिंब 1 भी है, ए का प्रतिबिंब 3 भी है, तो यह समुच्चय नहीं है। तो यानी दो बातें केवल यहां होनी चाहिए कि पहले समुच्चय के सभी अवयवों का कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, और दूसरा बात क्या है कि किसी भी पहले समुच्चय के किसी भी अवयव का दो प्रतिबिंब उपस्थित, दो या दो से अधिक प्रतिबिंब उपस्थित नहीं होना चाहिए, और द्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, तभी जाकर के कोई भी दिया गया संबंध फलन होगा, अदरवाइज फलन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें अगर हमारी ध्यान से आपने सुनी होगी तो निश्चित तौर पर फलन के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होगा। अगर इतनी बातें आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई हों तो निश्चित तौर पर आप दो काम करेंगे, एक तो अपना अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, और अगर इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो हैशटैग हलवा जरूर लिखिएगा, हैशटैग हलवा जरूर लिखिएगा। आइए आगे इन बातों को और आगे लेकर के चलते हैं। अब अभी तक जो संबंध में हमने आपको सिखाया था, वहां पर हमने दो चीजें बताई थी, एक प्रांत यानी कि डोमेन, और दूसरा आपको बताया था रेंज यानी कि परिसर। अब यहां पर तीन चीजें होंगी, एक तो आपका हो जाएगा डोमेन, एक आपका हो जाएगा क्या डोमेन, और दूसरा आपका हो जाएगा कोडोमेन, दूसरा आपका क्या हो जाएगा कोडोमेन, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा रेंज। देखिए डोमेन और रेंज की परिभाषा यहां पर नहीं बदलेगी, दोनों वही चीजें हैं जो हमने पहले भी आपको समझाया था। एक नई चीज जो आपको देखने को मिली है वह कोडोमेन है। आपको पता है कि किसी भी फलन के अंदर समुच्चय ए के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होते ही होते हैं, अगर संबंधित नहीं है तो वह फलन ही नहीं होगा। तो किसी भी फलन के अंदर जो पहला समुच्चय होगा, कौन सा समुच्चय होगा, पहला समुच्चय जो होगा, पहले समुच्चय का जो अवयव होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परास, उसे सॉरी परास तो आपका रेंज हो जाएगा ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रांत यानी कि डोमेन। और सह प्रांत यानी कि कोडोमेन किसको कहते हैं, बी के सभी अवयव नहीं आएंगे इसमें, बी के सभी अवयव, बी के दूसरा समुच्चय जो है, दूसरे समुच्चय के सभी अवयव, दूसरे समुच्चय का अवयव, दूसरे समुच्चय का जो सभी अवयव होगा ना, दूसरे समुच्चय के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, आपके कोडोमेन कहलाएंगे। चाहे चाहे उन सभी अवयवों का संबंध ए के अवयव के साथ हो या ना हो। जैसे अगर हम रेंज की बात करते हैं ना, तो रेंज के अंतर्गत हम केवल दूसरे समुच्चय के उन्हीं अवयवों को लेते हैं कि जो कि ए के साथ, पहले समुच्चय के साथ संबंधित हो। जैसे 1 और 2 यहां पर क्या है, रेंज है, 3 इसका रेंज नहीं है। लेकिन अगर हम कोडोमेन की बात करते हैं तो 1 2 3 ये तीनों ही कोडोमेन है। तो समुच्चय एक है, पहले समुच्चय के जितने भी अवयव हैं डोमेन, दूसरे समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो क्या है, वो आपके कोडोमेन है। और दूसरे समुच्चय का वह अवयव जो पहले समुच्चय से क्या हो, संबंधित हो, जो संबंधित हो उसे ही हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। बस इतनी बातें आपको फलन के अंतर्गत ध्यान रखनी है। अब कुछ फलन ऐसे हैं जिनका हम इस पे अध्ययन करेंगे, फलनों के प्रकार के अंतर्गत जिनका हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और उन फलनों का हमें ग्राफ भी क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। तो कुछ प्रमाणिक और वास्तविक फलन दिए गए हैं, सबसे पहले हमें उनको समझना पड़ेगा। अगर फलन को आप यहाँ पर समझते हो, फलन के दिए गए ग्राफ को आप बनाना सीखते हो, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें आपको कक्षा 12वीं में एकदम मस्त परफेक्ट रूप से काम में आपको आएंगी। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल मन लगा करके पढ़ना है आगे की स्टडी को बेहतर बनाने के लिए। हमारा उद्देश्य वीडियो के अंदर यही रहता है कि मैं प्योर कॉन्सेप्ट आपको आप तक परोस सकूं, ताकि आपको आने वाले समय में आप जब हायर स्टडी में जाएं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके जो कुछ प्रमाणिक और वास्तविक फलन दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए ये वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी जाए, लेकिन मैं यहाँ पे कंसेप्ट को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं आपको फलन को मैं एकदम डीप में फील कराना चाहूं, तो अगर मैं इस फलन को
डीप में अगर आपको एकदम फील देना चाहूं इस फलन का, तो जैसे ये फलन होता क्या है इस चीज को समझिएगा। जैसे अगर एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय क्या है बी है, समुच्चय ए के सभी अवयवों को हम मान लेते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं एक्स से, और समुच्चय बी के सभी अवयवों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं वाई से। देखिए यहां पर फलन का मतलब यह है कि जो समुच्चय ए है ना, समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी से किसी न किसी प्रकार से क्या होता है, संबंधित होता है, यानी संबंध रखता है। और संबंध रखने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर एक्स वाई को थोड़ी देर के लिए हटा दूं और यहां पर अगर मैं 1 लिख दूं और यहां पर अगर मैं 3 लिख दूं और ये कहूं कि यह इससे संबंधित है यानी कि संबंध रखता है, तो आप ये कहोगे कि सर इनके बीच में कैसा संबंध है। अगर जैसे यहां पे पिता को रख दूं, यहां के बेटे को यहां बेटे को रख दूं, तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि इन दोनों में बाप और बेटे का संबंध है। लेकिन अगर ये अंक मैं लिखूं और इसमें आपसे संबंध पूछूं, तो आप ये कहोगे कि सर जो आपका 1 है वह 3 से किस प्रकार से संबंधित है कि 1 + 2 बराबर कितना है आपका 3 है। अगर अब इस 1 को मैं हटा देता हूं, इस 1 को हटा करके x करता हूं और इस 3 को हटा करके अगर y करता हूं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2 बराबर का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 1 के जगह पर हमने x रखा ना और 3 के जगह पर y रखा, तो x में 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, हमें y प्राप्त होता है। यानी कि संबंध हमारा कुछ इस प्रकार से है कि जब कभी भी हम x में 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, y प्राप्त होगा। और चूंकि ये आपका इसके अंदर x है ना, तो इसको प्रदर्शित कर देंगे हम fx बराबर x + 2 से। किससे प्रदर्शित कर देंगे, fx बराबर x + 2 से। ये चीज हमने क्या कर दिया, ये हमने मान लिया। f बराबर f का मतलब क्या है, f फॉर फंक्शन, और फंक्शन का मतलब फलन। यानी कि यह एक फलन है। कैसा फलन है, यह फलन x के रूप में दिया गया फलन है। fx का मतलब f फॉर फलन, फंक्शन, और फंक्शन का मतलब फलन। तो f क्या है, यहां फलन है, और x क्या है, x वाला फलन है, x वाला फलन है, यानी इस फलन के अंदर x है। तो यहां पर इसको fx से दर्शाते हैं, यानी fx बराबर कितना है, x + 2। अब अगर इसी में हम x + 2 के जगह पर क्या रख दें, fx रख दें, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी कि ये जो a से b में जो परिभाषित फलन है उसमें जो b के अवयव यानी कि y है, इसी को हम कहते हैं fx बराबर y। यानी कि ये जो आपका y है ना, इसी को हम कहते हैं फलन। अब कुल मिलाकर के आपको एक चीज बहुत बेहतरीन ढंग से समझनी है कि इसका संबंध, इसका यह फलन कब होता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ यह संबंधित होता है, यानी इसका इसके साथ रिलेशन एक फिक्स टर्म में एक क्या है, रिलेशन है। अब अगर मैं इसको कहूं कि ये y हमें कैसे प्राप्त हुआ, तो x में क्या जोड़ने पर, सपोज कीजिए कि इस जिस हिसाब से मैंने उदाहरण समझाया, तो y किस प्रकार से प्राप्त हुआ, x में 2 जोड़ने पर, यानी एक इस प्रकार से पर्टिकुलर संबंध है। और कुल मिलाकर के मैं अगर यहां पे कहूं कि जो कुछ भी यहां मैं रखूं, अगर इस प्रकार से संबंध आपका दिया है, तो एक अगर मैं यहां रखता हूं तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं 5 रखता हूं तो अपने आप इसमें 2 जुड़ जाएगा x में ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। यानी कि यहां पर एक ऐसी मशीन लगी हुई है जो कि +2 जोड़ने का क्या कर रही है, काम कर रही है। +2 जोड़ने का क्या कर रही है, काम कर रही है। और यही क्या है आपका, यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, फंक्शन है। यही क्या है, ये मशीन जो है यही फंक्शन है। यानी एक फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसमें हम x की वैल्यू डाल रहे हैं और ये उसमें कुछ परिवर्तन करके हमें y यानी fx की वैल्यू क्या कर रही है, दे रही है। क्या आप इतनी बातें समझ पाए कि फलन एक क्या है, मशीन है जिसमें x की वैल्यू डालो वो हमें क्या देगा, y की वैल्यू देगा। वह हमें क्या देगा, y की वैल्यू देगा। जैसे अगर मैं एक आपकी फलन की बात करूं जो कि आपका है अचर फलन, एक आपका क्या है, अचर फलन। अचर फलन कुछ है नहीं, एक विशेष प्रकार की फलन है। जैसे अगर मैं कह दूं fx बराबर 5, fx बराबर क्या कर दूं, 5 कह दूं, तो fx बराबर 5, इसमें x y तो कुछ है नहीं, तो x के मान को चाहे 1 रख दूं तो भी ये 5 होगा,
इसके मान को अगर मैं 10 रख दूं तो भी यह 5 होगा, अगर f इसके मान को अगर मैं 100 रख दूं तो भी यह 5 होगा। लेकिन क्या जो हमारे पास ये फलन था f x बराबर x प्लस 2, ये फलन था, इसमें अगर x के मान को बदल दूं यानी कि इसके मान को अगर 1 रखूं तो ये 1 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अगर यहां पे 2 रखूं तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अगर f 5 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 बराबर का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहां पर एक ऐसा फलन है जो कि अचर वैल्यू दे रहा है। कैसी वैल्यू दे रहा है? अचर वैल्यू दे रहा हो। तो जब फलन की वैल्यू क्या हो? अचर हो। जब फलन की वैल्यू अचर हो, उसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, तो उस फलन को हम क्या कहते हैं? अचर फलन कहते हैं। उस फलन को हम क्या कहते हैं? अचर फलन कहते हैं। अगर इस अचर फलन का अगर आपको क्या बनाना हो, इस अचर फलन का अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है। इधर अगर हम चलें तो x का मान माइनस होता है, इसलिए x डैश से निरूपित करते हैं। इधर चलें तो y अक्ष पे मान जो है ऋणात्मक होता है, तो इसे y डैश से प्रदर्शित करते हैं। अगर अचर फलन fx का मान कितना है? 5 है, तो यहां से 1 2 3 4 5, ये आपका fx का मान क्या? fx किसके बराबर होता है? y के बराबर। तो जब fx की वैल्यू यानी कि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो इसको y पर हमेशा लेंगे, क्योंकि fx का मान fx इज इक्वल टू कितना होता है? fx इज इक्वल टू कितना होता है? y होता है, यानी y बराबर 5 दिया हुआ है, तो ये y अक्ष रहा। अगर इधर देखें तो x अक्ष है, इधर देखें तो क्या कौन सा अक्ष है? इधर सारा x अक्ष है और ये सारा क्या है? y अक्ष है। तो y बराबर 5 जो आपका फलन है, इसका अगर ग्राफ बनाऊं तो 1 2 3 4 5, यहां पर y बराबर 5 x के सापेक्ष इस प्रकार का बन जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? fx बराबर 5, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ग्राफ। तो इस प्रकार से अचर फलन का जो ग्राफ होता है केवल और केवल किस पर बनता है? y पर बनता है। अगर -5 यही होता तो 5 खाना हम इधर गिन देते, अगर -10 होता तो 10 खाना ऊपर गिन देते, सॉरी +10 होता तो 10 खाना ऊपर गिन देते, -8 होता तो 8 खाना हम नीचे गिन देते माइनस का। तो इस प्रकार से हम अचर फलन को समझ सकते हैं कि ऐसा फलन जिसमें केवल और केवल वैल्यू हो, उसमें अचर राशियां न हो, तो उस फलन को अचर फलन कहते हैं और उसके ग्राफ को हम इस प्रकार से क्या करते हैं? बनाते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि फलन आपको समझ में आया होगा कि फलन एक ऐसी मशीन है जिसमें x की वैल्यू को हम डालते हैं और उसके अंदर वो अपने शर्तों के हिसाब से कुछ परिवर्तन करता है और y की वैल्यू हमको निकाल करके क्या करता है? देता है। अब आइए, जो आपका दूसरा फलन है, अचर फलन तो हमने यहां पर समझा, और दूसरा जो फलन है आपका वह है तत्समक फलन। वह क्या है आपका? तत्समक फलन। आइए तत्समक फलन को समझते हैं। बहुत आसान सा जो फंक्शन है वह है आपका तत्समक फलन। तत्समक फलन को ध्यान से समझिएगा। जब हम मशीन में जो वैल्यू डालते हैं और वह उसी वैल्यू को निकाल करके क्या करता है? दे देता है। यहां पर जो आपका संबंध है ना, वह x बराबर किसका संबंध होता है? y का होता है। वह किसका होता है? जो फलन होता है fx बराबर x होता है। क्या होता है? fx बराबर x होता है, और fx बराबर आप जानते हो कि क्या होता है? y। तो इसको हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू कितना होता है? x होता है। यही आपका है तत्समक फलन, यानी कि एक ऐसी मशीन जिसमें हम जो वैल्यू को क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं, जो वैल्यू डाल रहे हैं वही वैल्यू हमको निकाल करके क्या कर रही है? दे रही है। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? तत्समक फलन कहते हैं। अब किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु हमको क्या होता है? आवश्यक होता है। तो 2 बिंदु अगर हम ज्ञात कर लें कि x बराबर अगर हम 0 रख लें तो x और y बराबर है दोनों, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां से बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ? 0,0, और यहां से बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ? 1,1, 1,1, यानी x की भी वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1। अगर यहां से मैं इसके क्या करूं? ग्राफ को प्लॉट करूं। ग्राफ को अगर मैं यहां से बनाऊं तो ये आपका कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। ये आपका कौन सा अक्ष है? y अक्ष है। इधर अगर चले तो y डैश है, इधर अगर चले हम तो x डैश है, और यहां पे मूल बिंदु जो जिसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। तो ये बिंदु जो रहा ये आपका है 0,0। अब आपको दूसरा बिंदु कौन सा चाहिए? 1,1। तो 1,1 अगर इसको मैं इस प्रकार से
बांट दूं तो ये आपका इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से 1 2 3 तीन तीन भागों में इसको हमने क्या कर दिया, बांट दिया। अगर 1 कहें तो 1 यानी x पर भी 1, y पर भी 1। तो x पर प्लस दिशा में प्लस है तो प्लस दिशा में चलेंगे, प्लस दिशा इधर है, माइनस दिशा इधर है, इसकी प्लस दिशा इधर है, माइनस दिशा इधर है। तो x पे 1 चलेंगे तो ये हो जाएगा, y पे 1 चलेंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर हम ऊपर तक बढ़ाएं तो ये, और इसको ऊपर तक बढ़ाएं तो ये, यानी कि 1, 1 जो बिंदु होगा 1, 1 वही यह बिंदु प्राप्त होगा। अब अगर दो बिंदु हमको मिल गए ना, तो उन्हीं दोनों बिंदु से मिलाते हुए अगर हम एक क्या बना दें, एक रेखा बना दें, उसी बिंदु से मिलाते हुए अगर एक रेखा बना दें तो वह क्या कहलाता है, वह बन जाता है ग्राफ। दो या बहुत सारे बिंदु होंगे तो उन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए अगर रेखा बना दें, इसमें और भी बिंदु हो सकते हैं, जैसे x बराबर 2 ले लूं तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, तो ये बिंदु 2, 2 प्राप्त होगा। x बराबर अगर हम -3 ले लूं तो ये y बराबर भी कितना हो जाएगा, -3, तो ये बिंदु होगा -3, -3। अगर यहां से देखो 2, 2 तो इस पर भी 2 यानी कि ये आपका हो गया यहां, इस पर भी 2 यानी कि ये हो गया आपका यहां, तो इसी पर आएगा। इसी तरह से -3, 3 को देखूं तो ये 3, 3 यहां और इसका 3, 3 यहां, तो ये भी इसी बिंदु पर आएगा। अब ये एक बिंदु प्राप्त हुआ, 2, 3, 4। अब इन चारों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दें तो यही आपका तत्समक का क्या कहलाएगा, तत्समक का ग्राफ हो जाएगा, जो कि मूल बिंदु से 45 डिग्री, ये कोण कितने का है, इसका झुकाव कितना है, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जो रेखा जाती है वही तत्समक का क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, आपका ग्राफ इसी रेखा पर वैल्यू प्राप्त होगी इस तत्समक फलन के अंदर। चाहे x की वैल्यू 100 ले लो, चाहे x की वैल्यू 1000 ले लो, चाहे -80 ले लो, चाहे -800 ले लो, आपके इसी लाइन पर सारे के सारे बिंदु इस तत्समक फलन के आपके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों तत्समक फलन को आप समझ सकते हो। अब आइए समझते हैं हम बहुपद फलन। अगला है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि बहुपद फलन। जैसा कि आपने बहुपद के बारे में पढ़ा है कक्षा 10वीं में कि बहुपद किसे कहते हैं, कि जिसमें बहुत सारे क्या हो, पद हो और किसी भी अचर की घात एक स्वतंत्र संख्या हो, यानी कि बटे या पॉइंट में न हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं, बहुपद। तो अगर कोई फलन ऐसा है कि fx बराबर आपका कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये आपका क्या है, एक बहुपद है। कोई आपका फंक्शन ऐसा है कि ये आपका कितना है 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपका क्या है, एक बहुपद है। तो इस प्रकार से कुछ भी, जैसे आपका fx बराबर आपका ले लें x स्क्वायर प्लस 1, तो यह भी आपका एक प्रकार का क्या है, बहुपद है। अगर fx बराबर x स्क्वायर ही केवल क्या ले लें, हम ले लें, तो यह भी एक प्रकार का क्या है, बहुपद है। बस अचर जो आपकी चर वैल्यू है, उस चर वैल्यू की घात कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए, कभी भी पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण और वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो ये फलन क्या कहलाता है, आपका बहुपद फलन कहलाता है। अब अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर हम बनाना चाहें, मान लेते हैं इसी के माध्यम से अगर मैं बनाना चाहूं, तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर कुछ भी बड़ी से बड़ी भी संख्या हो सकती है। तो अगर इसको हम a के पावर a1 से दर्शा दूं, किससे दर्शा दूं, a1 से दर्शा दूं, a1 से दर्शा दूं, यानी कि इसके जगह पर कोई भी अचर वैल्यू 2 की जगह पर हो सकता है ना, और x की पावर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या n हो सकती है। तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं, या पहले इसको ले लें तो ये अचर वैल्यू हो गई, x की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई, प्लस यहां पर आपका क्या हो सकता है, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, और यहां x की पावर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर और आगे चले तो ये आपका a3 हो जाएगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस आगे चलें तो a4 हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाएं, a का मान कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और ये x की पावर में n माइनस का कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यह फलन आपका एक बहुपद फलन है, यानी इस प्रकार से कुछ भी इसके अंदर क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। इस तरह से आपको जो फंक्शन दिखे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बहुपद फलन, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद फलन। अब एक जो ये प्यारा सा
जो आपका बहुपद फलन fx है, अगर मैं इसी का ग्राफ आपको बनाऊं तो आपको पता है कि ग्राफ को बनाने के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट लेने पड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक। तो अगर मैं इसी इसी पॉइंट को ले लूं कि आपका fx बराबर का कितना है, x का स्क्वायर है, यानी कि fx का मान y है तो y बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर का कितना हो जाएगा, y। यानी कि कोई भी संख्या हम लें उसका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो वह किसका मान हो जाएगा, y का। तो अगर हम x का मान x बराबर 1 लेते हैं तो y का मान कितना लेना पड़ेगा बताइए, y का मान 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर x का मान हम कितना ले लेते हैं, अगर x का मान हम 2 ले लेते हैं तो y का मान अपने आप कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अगर हम x का मान कितना ले लेते हैं, माइनस का 1 ले लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा बताओ, प्लस का 1 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस का 1। अगर हम x की वैल्यू -2 रख लेते हैं तो भी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 2 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 रख लेते हैं x की वैल्यू तो y की वैल्यू, थोड़ा सा ये कट रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं बाकी बताया ही हूं। अगर यहाँ पे बिंदु देखूं तो हमें बिंदु 1,1 मिला। अगर यहाँ पे बिंदु देखूं तो ये 2,4 मिला। अगर यहाँ पर बिंदु देखूं तो ये हमको -1, प्लस का 1 मिला। यहाँ पे बिंदु देखूं तो -2, प्लस का 4 मिला। अब ये 4 अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 बिंदु हमें प्राप्त हुआ। एक और भी ले सकते हैं, अगर x बराबर क्या होगा, 0 होगा तो 0 का पावर कितना हो जाएगा, 0। तो एक बिंदु और 0, क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। अगर मैं आपके समक्ष क्या बनाऊं, अगर इसका मैं आपके समक्ष अगर बना के दिखाऊं ग्राफ, तो आपका इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, आइए ध्यान से समझते हैं। अगर मैं एक निर्देशांक ज्यामिति में अक्षांश बनाऊं तो ये आपका कुछ इस प्रकार से है, जो कि आपका ये है आपका x अक्ष। तो इधर आएंगे तो ये हो जाएगा x का डैश, और इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा y, और इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा y डैश। टोटल 4 तक गया है तो 4 खाने हम विभाजित कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 0,0, और ये आपका 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। इस प्रकार से 4 हमने क्या कर लिया, इसमें खाना बना लिया। अब जो पहला बिंदु है वह 0,0 है, जो कि यहां है। दूसरा बिंदु 1,1, यानी x पे भी 1, y पे भी 1। तो x पे भी 1, y पे भी 1, यानी कि हमें एग्जैक्ट यहां पर कुछ इस प्रकार से बिंदु मिलेगा। अगर दूसरा बिंदु देखूं तो 2,4, तो 2 यहां है इधर, और 4 इधर है, तो 2 इधर और 4 इधर, यानी कि टोटल हमें यहां पर कुल मिलाकर के बिंदु क्या होगा, मिलेगा इस प्रकार से। अगर अगला बिंदु देखूं तो x पे -1, y पे +1, तो x पे -1 इधर, y पे +1 इधर, यानी कि ये बिंदु हमें यहां पर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अगर आगे देखूं तो x पे -2, y पे 4, x पे -2, y पे 4 यहां है, तो -2 यहां हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसे। अब ये देखिए 5 बिंदु हमको क्या हो गया, 5 बिंदु इस प्रकार से हमें क्या हो गए, मिल गए। 5 बिंदु हमें इस प्रकार से क्या हो गए, मिल गए। ये 2 है यहाँ, ये तो 5 बिंदु हमें इस प्रकार से क्या हो गए, मिल गए। अब इन पांचों बिंदु को मिला दें, हमें कुछ नहीं करना होता है ग्राफ में, बस इन्हीं पांचों बिंदुओं को हमें क्या करना होता है बच्चों, इन्हीं पांचों बिंदुओं को मिलाना होता है। तो इस प्रकार से ये यू प्रकार का ग्राफ, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम परबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, परबोला, यानी कि परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं, परवलय, परवलय। इंपॉर्टेंट ग्राफ है परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आपका ग्राफ रहा किसका, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का, ये रहा आपका क्या ग्राफ, जो कि आपका एक बहुपद फलन है। तो इसका ग्राफ आपका परवलय के आकार का इस प्रकार का बनेगा। अगर आप इंची के इसको नाप करके सही से बनाओगे तो बिल्कुल आपका मस्त एकदम यू के शेप का ये ग्राफ बन करके आएगा। तो इस प्रकार से हम बहुपद फलन को क्या कर सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं। अब आइए आपको समझाते हैं जो कि अब इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि आपका है मापांक फलन।
मापांक क्रम में आपका है मॉडुलस फंक्शन यानी कि मापांक फलन। इसके पहले आपका एक और है जो कि आपका रेशनल फंक्शन है परिमेय फलन। जैसे आपका परिमेय संख्या आपको पता है कि जिस प्रकार से हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसी प्रकार से अगर दो फलन ऐसा हो कि fx बटे gx हो, fx बटे क्या हो gx हो, जहां जो gx है वह बराबर नहीं हो जीरो के, तो इस फलन को हम क्या कहते हैं, इस फलन को हम कहते हैं परिमेय फलन। इस फलन को हम क्या कहते हैं, परिमेय फलन कहते हैं। अब ये जो आपका परिमेय फलन है ना, परिमेय फलन जो आपका है, यहाँ पे fx के जगह पर कुछ भी हो सकता है x स्क्वायर प्लस 1 और gx के जगह पर कुछ भी हो सकता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस प्रकार से भी आपका हो सकता है, यानी कि जब भाग के रूप में दो फलन दिया हो तो उस फलन को हम क्या कहते हैं, परिमेय फलन कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं मापांक फलन। अब मापांक फलन देखिए क्या है कि जैसे अगर आपका fx के बराबर अगर मॉड x है, क्या है आपका मॉड x है, तो उस फलन को हम क्या कहते हैं, उस फलन को हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। अब इस मॉडुलस यानी कि मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वैल्यू प्लस की इसमें डालोगे तो सॉरी माइनस की वैल्यू कोई इसमें डालोगे तो वह उसको प्लस बना करके दे देगा, बस इतनी सी बात है मॉड की। यानी कि आपके पास एक ऐसी मशीन है, आपके पास एक ऐसी मशीन है जो कि हर हाल में क्या देगा, जो कि हर हाल में पॉजिटिव वैल्यू देगा, जो कि हर हाल में पॉजिटिव वैल्यू देगा। चाहे इसमें कोई सा भी मान डाल दो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देखने को मिलेगी। अगर यहां पर अगर यहां पे माइनस का x का स्क्वायर डालते हो तो ये आपका प्लस का स्क्वायर x स्क्वायर देगा, या माइनस का यहां पे 2 डालते हो तो ये आपका प्लस का 2 देगा। अगर यहां पे अगर माइनस का 10 डालते हो तो ये प्लस का 10 बना करके देगा। अगर आप कोई भी वैल्यू प्लस का 5 डालते हो तो भी ये 5 बना करके देगा। यानी प्लस के साथ इतने कोई चेंज नहीं करता, बस क्या करता है, माइनस को यह क्या बना देता है, प्लस बना देता है। अब इस मशीन के अंदर ये जो फलन नाम की क्या है, मशीन है, इस फलन नाम के मशीन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो माइनस को प्लस बना करके दे रहा है। तो अगर मैं यहां पर इसी चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, यानी कि अगर मैं इस तरह से दिखाऊं कि यहां पे -2 दिए तो ये -2 के साथ किसका गुणा किया, -1 का गुणा किया, तब जाकर के ये क्या हो गया, +2 हो गया। और अगर मैं यहां पर +2 डालूं तो ये इसके साथ कितने का गुणा किया, 1 का गुणा किया, तब जाकर के यह क्या हो गया, आपका 2 हो गया, तब जाकर के यह क्या हो गया, 2 हो गया। अगर कोई भी फलन के वैल्यू में अगर हम यहाँ पे 0 देते हैं तो 0 में भी इसने 1 का गुणा किया तो ये मान क्या प्राप्त हुआ, 0 हो गया। यानी कि मॉड का केवल और केवल मतलब ये है कि वह उसके अंदर कोई भी ऋणात्मक वैल्यू जाएगी तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट वह देगा, पॉजिटिव उसको बना करके देगा, बस इतना मॉड का मतलब है। अब यहां पर माइनस की संख्या प्लस की कब हो रही है, जब x की वैल्यू, ये सारी x की वैल्यू है ना, ये सारी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब यह किसका गुणा कर रहा है, तब यह माइनस का गुणा कर रहा है, तब यह किसका गुणा कर रहा है, -1 का गुणा कर रहा है। और जब x की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो तब इसके अंदर, तब यहां पे ये माइनस का गुणा किया, और जब ये 0 के बराबर या बड़ी होगी तब x के साथ इसने -1 इंटू एक्स किया, जब 0 से छोटी वैल्यू यानी ऋणात्मक वैल्यू रहे। और जब 0 के बराबर या 0 से बड़ी वैल्यू होती है तो 1 का गुणा करता है तो 1 इंटू क्या हो जाता है, x हो जाता है। बस यही आपका क्या है, संबंध है। यानी कि कुल मिलाकर के आपका संबंध कुछ इस प्रकार से है कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो यह वैल्यू क्या देगा, माइनस का x देगा, fx बराबर। और जब x की वैल्यू 0 के बराबर या बड़ी होगी तब यह प्लस का x देगा, यानी तब इसमें 1 का गुणा होगा। बस इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मापांक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम मापांक फलन कहते हैं। अब बता दो सर कि इसका ग्राफ हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो आपको पता है कि बच्चों ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स की जरूरत ना भी कहें तो ये वैल्यू हमें fx बराबर का -1 दे रहा है, सॉरी माइनस का x दे रहा है। fx बराबर क्या दे रहा है, माइनस का x दे रहा है। कब, जब x की जो वैल्यू है वह 0 से क्या है, छोटी है।
जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फलन fx का मान कितना है, -1 x है ना। और जब फलन की x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर है तो ये fx बराबर कितना दे रहा है, fx बराबर x दे रहा है। तो ये कब है, जब 0 से बड़ी है या 0 से बराबर है। तो यही बस फलन आपका यहां पर यही कह रहा है मापांक फलन। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे सर, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे सर, आपने तत्समक फलन का ग्राफ बनाया था। किसका बनाया था, तत्समक फलन का ग्राफ बनाया था। वहां पर आपने एक चीज सीखी थी, वहां पर आपने एक चीज सीखी थी, क्या क्या चीज वहां पर आपने सीखी थी, ध्यान से समझिएगा। वहां पर आपने तत्समक फलन के ग्राफ में एक चीज सीखी थी कि x बराबर क्या था, आपका y था, यानी कि fx बराबर क्या था, आपका x था। fx किसके बराबर था, x के बराबर था। तो ये आपको तत्समक फलन कहलाता था। और यहां से जो ग्राफ प्राप्त होता था कुछ इस प्रकार से, ग्राफ इस तरह से क्या करता था, जाता था, इस तरह से क्या करता था, जाता था। लेकिन यहां पर fx बराबर क्या है, माइनस का x है। fx बराबर x का ग्राफ तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये आपका मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधी सीधी रेखा ये इस प्रकार से क्या करेगी, जाएगी, जिसका कोण कितना होगा, 45 डिग्री। ये आपने तत्समक फलन के ग्राफ में सीखा था। चाहो तो आप पॉइंट लेकर भी कर सकते हो, जैसे हमने वहां पर बनाया था, पॉइंट लेकर के बाकी फलन का ग्राफ बनाया था। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे अप्रोच से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये लाइन हो गई हमारी fx बराबर x, जो हमने तत्समक फलन में बनाया था। अब अगर fx बराबर -x बनाना हो तो यही लाइन इस तरफ पलट जाएगी, यही लाइन क्या हो जाएगी, इस तरफ पलट जाएगी, और ये हो जाएगा fx बराबर माइनस का x, fx बराबर माइनस का x। समझ में आ रही है बात। अब यहां पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि fx बराबर -x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ग्राफ अगर इधर क्रॉस हो जाएगा तो x की वैल्यू यहां से इधर जाएगा, जब ना इधर जब भी जा रहा है ग्राफ यहां पर, तो x की वैल्यू इधर में क्या मिल रही है, 0 से कम ही तो मिल रही है। लेकिन जैसे ही ग्राफ यहां से इधर जाना शुरू करेगा, x की वैल्यू बताओ 0 से 1 2 3 4 5 6 7 बड़ी मिलने का शुरू हो जाएगी कि नहीं। तो यहां से अगर ये ग्राफ इससे आगे की ओर जाता है ना, तो वैल्यू क्या मिलने लगेगी, x की पॉजिटिव मिलने लगेगी, 0 से बड़ी मिलने लगेगी। जबकि यह कहां तक सत्य है कि x की वैल्यू जब 0 से छोटी। समझ में आई बात। अब अगर इस ग्राफ की बात करें, इस लाइन की बात करें, तो fx बराबर x कब है, यह केवल और केवल 0 तक ही सीमित है। यानी 0 से जब बड़ा है तभी सीमित है, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो जब 0 से बड़ा हो जाएगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तभी तक संभव है। यानी x की वैल्यू इधर देखो 0 से बड़ी, जैसे ही इधर ग्राफ प्लॉट करेगा ना, तो x की वैल्यू इधर क्या आ रही है, -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से माइनस में चलने लगेगी। तो यहां से यहां तक का ये ग्राफ क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा, क्योंकि यह तभी तक संभव है जब x की वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो। तो यहां से ये आपका रहा fx बराबर मॉड x का ये रहा आपका ग्राफ। तो इस प्रकार से हम मापांक फलन का ग्राफ जो है पूरी तरह से भी आकार का ग्राफ आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। चाहो तो आप इस पे बिंदु रख करके भी बना सकते हो, आइए उसको भी बता दें। यहां पर देखिए fx बराबर -x दे रहा है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। तो जब हम x बराबर कितना रख रहे हैं, -1, तो y का मान कितना मिल रहा है, हमेशा ये तो पॉजिटिव ही देगा ना, तो y का मान +1 मिल रहा है। अगर x की वैल्यू हम -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, +2 आ रही है। अगर हम यहां पर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की जो वैल्यू है, x बराबर 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू प्लस के साथ तो कोई खिलवाड़ ही नहीं करता। और x की वैल्यू जब 2 रख रहे हैं तो y के साथ कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर इसके हिसाब से ग्राफ बनाएं तो ये आपका जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो एक बिंदु पता हुआ 0,0, एक बिंदु हुआ 1,1, एक बिंदु हुआ 2,2, एक बिंदु हुआ ये आपका -1 और ये आपका -2, ये आपका 1,1 और ये आपका 2,2, इस प्रकार से बिंदु मिल गया। आइए देखते हैं क्या ये बिंदु इसी ग्राफ पे मिल रहे हैं क्या, या अब इस बिंदु के हिसाब से आइए मैं आपको ग्राफ बना के बता रहा हूं, इस बिंदु से मिला करके आपको ग्राफ बना के बता रहा हूं, इस बिंदु से। अब 0,0 तो आपका ये बिंदु रहा, इसके बाद चले -1,1, अब इसको
1 2 1 2 1 2 1 2 इस प्रकार से हमने इसको विभाजित कर लिया। -1, -1 एक्स पे -1 वाई पे +1, तो एक्स पे -1 वाई पे +1 आपको यहां कहीं पे बिंदु आपको मिलेगा। -2 2 -2 और 2 यहां कहीं पे आपको इस प्रकार से बिंदु क्या होगा मिलेगा। इसको देखें तो 1, 1 वाई एक्स पे +1 वाई पे +1 यहां कहीं आपको बिंदु देखने को मिलेगा। 2, 2 एक्स पे +2 और वाई पे +2 यहां कहीं बिंदु देखने को मिलेगा। अब बनाओ इस ग्राफ को, मिला दो। ये देखो एग्जैक्ट अगर इसको मिलाओ तो यहां आएगा और इसको इस प्रकार से मिलाओ तो एग्जैक्ट यहां पर आएगा। बताओ भी शेप का ग्राफ आया कि नहीं। और जब भी शेप का ग्राफ होता है तो यहां पे कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का। अब चूंकि ये पूरा का पूरा कितना डिग्री है, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है। पूरा का पूरा कितना है, 180 डिग्री है। तो 180 में से 45 को निकाल दो तो इस कोण का भी मान पता हो जाएगा, इस कोण का, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। बताओ अब मापांक फलन बताओ, दोनों तरह से हमने ग्राफ बनाना बताया आपको। क्या यह ग्राफ आपको बिल्कुल समझ में आया? अगर नहीं कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो आप स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल फिर से आप वहीं पर जाएंगे और फिर से वीडियो को एक बार क्या करेंगे, देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना आपको बिल्कुल आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हायर स्टडी करना है तो ग्राफ आपके लिए यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इन सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपका अगला जो फलन है वह है सिग्नम फलन, यानी कि सिग्नम फंक्शन। अगर मैं बात करता हूं सिग्नम फंक्शन की, तो थोड़ा सा अगर आप मापांक फलन में अगर परिवर्तन कर दो, जैसे जो मापांक फलन होता था fx बराबर mod x होता था, अगर यहां पर मैं ये कर दूं कि fx इज इक्वल टू mod x डिवाइड बाई x, जहां जहां x जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 बराबर हो जाएगा तो इसका मान अपरिभाषित की तरफ चलने लगेगा। अगर मैं इसको ऐसा कह दूं तो जब x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय द वे अगर x का मान 0 के बराबर हो गया, यानी x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसी फलन को हम क्या कहते हैं, इसी फलन को हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन। अब इसको हमने मॉड फंक्शन को अप्लाई करके, यानी थोड़ा सा उसको तोड़ मड़ोड़ करके बनाया है। तो जैसे आप जानते हो कि जब मॉड फंक्शन होता है ना, मॉड फंक्शन में तो आपका ये जो मॉड है ये 1 वैल्यू कब देता है, जब x की वैल्यू 0 से क्या हो, छोटी हो। 0 से जब छोटी हो तो ये वैल्यू कितना देता है, माइनस का x देता है। और जब वैल्यू x से क्या हो, x की वैल्यू 0 से जब बड़ी हो तो ये क्या वैल्यू देगा, प्लस वैल्यू देगा, ये वाला। और x जब 0 के बराबर होगा तो यह फंक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि बस थोड़ा सा अंतर है मापांक फलन में कि वहां पर 2 वैल्यू आपको मिलती थी, अब यहां पर ये 3 स्टेप में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, मिल रही है। लेकिन ग्राफ में बिल्कुल से अंतर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अब अगर इसका आप ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू यहां पर माइनस में कुछ भी हो जाए, माइनस में कुछ भी हो जाए, जैसे अगर इसी को मैं ऐसा कहूं कि fx बराबर ये आपकी वैल्यू क्या हो जाए, यहां पे आपका -5 हो जाए, कब, जब x का मान 0 से छोटा है। और x की वैल्यू यहां पे +5 हो जाए, कब, जब इसकी वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो। और ये वैल्यू 0 हो जाए कब, जब x की वैल्यू 0 के क्या हो, बराबर हो। अब अगर ये एक सपोज हम एक उदाहरण लिए हैं ग्राफ को बनाने के लिए, यानी हमने एक पॉइंट लिया है, ठीक है, या इसको भी अगर हम देखें तो इसके ही भी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पॉइंट अगर ना भी ले तो यहां पर आपका इस प्रकार से है x अक्ष और ये आपका है y अक्ष। इधर अगर चलें तो ये हो जाएगा x डैश और इधर चलें तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका y डैश। क्या हो जाएगा आपका y डैश। हालांकि ये हम कैपिटल लेटर से ही हमेशा दर्शाते हैं, तो इसको स्मॉल लेटर लिखना आपका गलत माना जा सकता है, इसको कैपिटल लेटर से ही हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यहाँ आपका क्या है, 0,0 है, ये आपका क्या है, 0,0। फंक्शन की वैल्यू यहां पे क्या मिल रही है हमको, -5। तो y बराबर -5 कहां मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हमने बना लिया। y की वैल्यू -5 कहां से मिलेगी, y की वैल्यू -5 इस पर मिलेगी, यानी कि ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी y बराबर, ये हो जाएगी y बराबर -5।
सपोज कीजिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू x के जगह पर कुछ भी हो सकती है, जैसे k मान लेते हैं, ये वैल्यू k एक अचर राशि है, तो y बराबर ये हो जाएगा माइनस का k। प्लस का k कहां होता, अगर 5 होता तब तो आपका ये लाइन यहां पर होती, और अगर k है तो मान लेते हैं कि ये y बराबर कितना है, आपका k है, y बराबर कितना है, आपका k है, ये y बराबर k है, और ये y बराबर माइनस का क्या है, k है। माइनस नीचे तरफ, प्लस ऊपर तरफ आता है। तो ये हमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिल गया। अब ग्राफ का जो कंडीशन ये आपका दिया हुआ है ना, ये कंडीशन निर्धारित करेगा कि ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा। तो यहां पर x बराबर माइनस का k कब आ रहा है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। जब 0 से छोटी हो तब ये वैल्यू दे रहा है माइनस का k, तो इधर लिखते हैं y बराबर माइनस का k, क्योंकि इधर का ग्राफ मिटने वाला है, क्योंकि इधर जाएंगे तो x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, तो ये 0 से जब तक बड़ी होगी तब तक हमको नहीं लेना है, जब तक 0 से छोटी होगी तभी y बराबर माइनस का k आपका आएगा। अब अगर इधर देखिए इस ग्राफ में, तो ये वैल्यू k कब दे रहा है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो 0 से बड़ी केवल इस कंडीशन में है, इधर ग्राफ जैसे ही आएगा इधर वैल्यू 0 से छोटी मिलने लगेगी, तो ये ग्राफ केवल इतना ही जाएगा, इतना ही तक सीमित नहीं है। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि x का मान यहां और यहां, यानी इस दशा में x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये ग्राफ यहां तक पूरा 0 तक नहीं आएगा, बल्कि यहां पर खाली जगह इस प्रकार से छूट जाएगा, क्योंकि x का मान यहां पे लिखा है कि 0 के बराबर नहीं है, तब जाकर के ये कंडीशन है, तब जाकर के ये मापांक वाला कंडीशन है। तो यहां पर इस पर भी 0 नहीं आएगा और इस पर भी 0 नहीं आएगा, तो इसके बदले एक खाली सा गोला इस प्रकार से छोड़ देंगे, तो ये ग्राफ क्या बन जाता है, इसको हम SIGN और x इस प्रकार से भी लिखते हैं, या फिर हम इस प्रकार से पूरी तरह से इसको लिखेंगे, इसका यह क्या हुआ, इसका यह बन गया आपका ग्राफ। तो इस प्रकार आप सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीज समझ में आया होगा। एक और इंपॉर्टेंट, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फलन है, आइए इसका भी महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन को समझते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा भी हो जा रहा है, तो अगले वीडियो में हम इसका जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम ज्ञात करेंगे। ये सेशन आपका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राफ बनाना आपको एकदम आना ही आना चाहिए, नहीं तो कोई आपसे आगे चल के पूछेगा कि कक्षा 11वीं की मैथमेटिक्स तुमने खत्म कर ली, क्या फलन का आप ग्राफ नहीं बना सकते हो, कितना शर्म की बात हो जाएगी। तो आपको यहां से ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन। जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन यानी महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन जो होता है वह क्या होता है। देखिए हमने आपको बताया, यहां पर अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन एक ऐसी मशीन होगी जिसमें आप वैल्यू 0 पॉइंट अगर हम 5 डालते हैं तो ये वैल्यू कितना दे देगा, 0 दे देगा। अगर हम क्या डालते हैं, अगर 1.3 डालते हैं या 1.9 डालते हैं तो ये वैल्यू क्या देगा, ये आपका 1 वैल्यू दे देगा। अगर इसमें हम क्या डालते हैं वैल्यू, अगर इस फलन में हम 2.5 डालते हैं तो ये कितना दे देगा, 2 दे देगा। यानी कि जो भी संख्या पॉइंट में रहेगी उससे जस्ट कम वाली पूर्ण संख्या ये वैल्यू आपको क्या करेगा, दे देगा। अगर इसमें हम 0.9 डालते हैं तो ये 0 देगा। अगर हम 1.8 डालते हैं तो 1 देगा, तो क्या देगा, आपका 1 देगा। अगर हम 2.7 डालते हैं तो ये 2 देगा। यानी जो पॉइंट रहेगा पॉइंट को हटा देगा, पॉइंट को, यानी ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें अगर हम किसी भी वैल्यू को डालेंगे तो इसमें से पॉइंट को यह क्या करेगा, हटा देगा। अगर एक वैल्यू हम डालते हैं 0.5 तो 0.5 माइनस 1 देगा, 0.5 से जस्ट डबल माइनस का 0.5 अगर लेंगे तो। अगर हम 1 पॉइंट माइनस का 1 पॉइंट अगर 9 डालते हैं तो ये वैल्यू कितना देगा, माइनस का 2। ये छोटा है ना, यह -2 से ये बड़ा है ना, तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक, तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक कौन हो जाएगा, माइनस के केस में उल्टा चलती है ना चीजें। तो अगर यहाँ पे माइनस का 3.7 लेते हैं तो ये वैल्यू कितना देगा, ये दे देगा माइनस का 3। ये वैल्यू कितना दे देगा, आपका माइनस का 3 देगा। ये वैल्यू कितना दे देगा, आपका माइनस का 3 दे देगा। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन में चलता है कि किसी भी वैल्यू को अगर हम उसके अंदर डालते हैं तो वह उस पॉइंट को क्या करता है, हटा देता है, उस पॉइंट को क्या करता है, हटा देता है। अब अगर इसके ग्राफ को बनाएं
अगर हम इसके क्या करूं, इसके ग्राफ को बनाऊं, इधर x अक्ष है, इधर इसका y अक्ष है, और इधर अगर देखूं तो ये x डैश है, और इधर अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, y डैश है। इस प्रकार से हमारा बन गया। और इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। आपको बनाने के लिए थोड़ा सा चीजें यहां पर आपको समझनी पड़ेगी। अगर इसको मैं 0 से लेकर के इसको बढ़ाऊं 0.9 तक, तो यह वैल्यू कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। इसके बीच में कोई भी संख्या ले ले, ये 0 ही वैल्यू देगा, चाहे 0.8 ले ले, चाहे 0.7 ले ले, चाहे 0.2 ले ले, हर हाल में वैल्यू कितना देगा, 0 देगा। यहां पर देखा जाए तो 1.1 से लेकर के, सॉरी 1 से लेकर के 1 से 1 पे भी 1 देगा। यानी कि अगर कोई संख्या है, जैसे अगर कोई संख्या 1 है तो 1 पे तो ये पूर्ण संख्या 1 ही वैल्यू देगा। इसके आगे अगर कोई पॉइंट लग जाएगा ना, तो यह एक ऐसी मशीन है महत्तम पूर्णांक फलन, जो कि उस पॉइंट को गायब कर देगा। तो अगर यहां पर देखें तो 1 से लेकर के 1.9 तक यह क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। यहां पर देखें तो 2 से लेकर के 2.9 तक 2.9 तक यह वैल्यू कितना देगा, 2 देगा। यहां पर देखें तो ये कितना माइनस का 1 से लेकर के माइनस का 0.1 तक यह कितनी वैल्यू देगा, माइनस का 1 देगा। यहां पर अगर देखा जाए तो माइनस के 2 से लेकर के माइनस के 1.9 तक यह वैल्यू कितना देगा, 2 देगा। अगर यहां से देखा जाए तो माइनस के 3 से लेकर के 3.9 तक यह वैल्यू कितना देगा, माइनस का 3 देगा। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक की तो ये 0 वैल्यू दे रहा है, तो ये बिंदु हमारे पास है ही, जो कि आपका क्या है, 0,0 है। 1 से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि इस 1 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं 1.9 तक, यानी कि 1.9 यहां तक, तो यह वैल्यू कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। यानी यह y पर 1 दे रहा है। ये मान किसका है, ये वैल्यू सारी की सारी y की वैल्यू है। यह किसकी वैल्यू है, यह सारी की सारी y की वैल्यू है। तो जब हम 0.1 से 1.9 तक चलते हैं, 1 से 1.9 तक चलते हैं तो वैल्यू 1 देता है। यानी कि यहां से यहां तक चलेंगे तो हमें वैल्यू कितना मिलेगी, 1 देगी। लेकिन 2 तक नहीं जाना है, 1.9 तक जाना है, तो 1 से लेकर के 2.9, तो यहां पे 2 पर 1 बन जाएगा खाली गोला। लेकिन अगर 2 से हम 2.9 तक जा रहे हैं तो 2 वैल्यू दे रहा है, तो 2 से 2.9 तक, यानी कि यहां 2 से 2.9 तक, 2 यहां है ना, तो ये वैल्यू दे रहा है 2.9 तक, तो 2.9 पर ये गोला बन गया। इस प्रकार से अगर आगे यहां से चले 3 से 3.9 तक, 3 से 3.9 तक चले तो 3 वैल्यू देगा, तो यहां 3 है, 3 से 3.9 तक यहां कितना वैल्यू देगा, 3 देगा। उसी प्रकार से अगर आगे चले तो ये आगे यहां पर 4 वैल्यू देगा, यहां पर कितना वैल्यू देगा, 4 देगा। इसी प्रकार से आगे चले तो इस प्रकार से हमें ग्राफ देखने को इसका मिलेगा। अगर इधर की ओर चलते हैं तो अगर हम यहां से 0 माइनस का 1 से अगर हम माइनस के 0.1 तक चले, माइनस के 1 से 0 माइनस के 0.1 तक चले, 0 पे तो 0 है, यहां से 0 पर 0 चलेंगे तो ये वैल्यू कितना देगा, माइनस का 1 देगा। तो माइनस का 1 y पर किधर होगा, माइनस का 1 इधर है ना, y पर नीचे की तरफ, तो माइनस का 1 यहां तक है, यहां तक चलेंगे तो यह वैल्यू कितना देगा, माइनस का 1 तक देगा। कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, ये आपका 0.1 से 0.1 से यहां तक चलेंगे तो यह किसकी वैल्यू देगा, यह वैल्यू देगा -1 की। तो यहां से आप यहां तक जब चलते हैं तो ये वैल्यू कितना दे रहा है, आपका माइनस का 1 वैल्यू दे रहा है। कितना वैल्यू दे रहा है, यह आपका माइनस का 1 वैल्यू दे रहा है। अब इस पर तो 0 है ही ऑलरेडी, तो इसको बस हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसी प्रकार से जब माइनस के 2 से 1.9 तक जाएंगे, माइनस का 2 आपका यहां है, सॉरी इस पे एक्स पे चलेंगे ना, माइनस का 2 आपका यहां है, तो यहां से जब हम कहां तक चलते हैं, माइनस के 2 से 1.9 तक, माइनस के 1.9 यहां कहीं होगा ना, यानी 1 को छोड़ दिया जाएगा, 1.9 लिया जाएगा, तो वो जिसको छोड़ दिया जाता है वहां पे छोटा सा गोला बनता है। अगर -3 से माइनस के 3.9 तक, तो माइनस का 3 यहां है तो ये 3 वैल्यू देगा, तो माइनस का 3 यहां है आपका, यहां से 2.9 तक चलेंगे तो ये तब तक कितनी वैल्यू देगा, 3 वैल्यू देगा। और इसके आगे अगर यहां से 4 से चलते हैं तो 4 से 3.9 तक यह कितना वैल्यू देगा,
देगा, 4 वैल्यू देगा। आगे चलते हैं इसी प्रकार से, तो यह यहां से यहां तक वैल्यू देगा। तो इस प्रकार से ये आपका बनता है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का क्या बन जाता है, ग्राफ। इस तरह से जो भी आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण ग्राफ थे आपके बुक में दिए हुए, उसको हमने आपको बना करके क्या किया, बताया। अब इसमें देखिए 4 घातांकी वर्गमूल फलन है, तो जहां पे वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि जहां fx का मान रूट के अंदर में हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्गमूल फंक्शन कहते हैं। और 4 घातांकी, चर घातांकी किसको कहते हैं, जहां fx की वैल्यू e टू द पावर x के रूप में प्राप्त हो उसे हम चर घातांकी फलन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे लघुगण की, अगर आपका fx बराबर आपका क्या हो, fx बराबर जहां log x हो उसे हम क्या कहते हैं, लघुगणकीय फलन कहते हैं। अगर आपका जहां पे fx बराबर fx बराबर जहां 1/x हो यानी उल्टा हो उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम फलन कहते हैं, व्युत्क्रम फलन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो फलन दिए हैं वे फलन आपके कुछ तरह से आपके क्या होते हैं, इसी तरह से समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर जो अगले वीडियोस में आएंगी हमारी वीडियो, वो 2.3 पर आधारित होंगी। वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन गई, तो अभी तक मैं इसी बेसिक के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नावली 2.3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक